शान्तिः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय महाराज श्री और श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आदरणीय मुख्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर देवप्रिया दीदी को भी हृदय से नमन वंदन। आदरणीय साध्वी देव अदिति दीदी को भी हृदय से नमन वंदन। हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की राज्य प्रभारी आदरणीय दीदी को भी हम हृदय से नमन वंदन करते हैं। सभी राज्य कार्यकारिणी की बहनें एवं जिला प्रभारी बहनों को भी हृदय से नमन वंदन। विभिन्न प्रांतों से इस सहयोग शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जुड़े हुए सभी साधक भाई बहनों को भी मेरा ओम। आज का सत्र हमारी बहुत ही ऊर्जावान ओजस्वी बहन आगरा से दीप्ति वर्मा जी लेने जा रही हैं। उनसे जब भी सत्र लेने के लिए कहा जाता है तो अपने कितना भी व्यस्ततम टाइम हो उसमें से वो समय निकाल ही लेती हैं। उनके ऑनलाइन ऑफलाइन शिविर भी चल रहे हैं। ऐसी ओजस्वी बहन आदरणीय दीप्ति वर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि वह मंच पर आएं और आज के अपने सत्र को प्रारंभ करें। आज का उनका जो सत्र षटकर्म के विषय में है तो उसको वो विस्तार से आप सबको पढ़ाएं। आदरणीय बहन दीप्ति वर्मा जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम सभी साधकगणों को, परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन और आचार्य जी स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को हृदय से नमन वंदन करते हो और यहाँ उपस्थित मेरी सभी प्यारी बहनों को हृदय से मेरा नमन वंदन। आदरणीय हमारी मुख्य केंद्रीय प्रभारी देव प्रिया दीदी और देववती दीदी के चरणों में हमारा हृदय से नमन वंदन है। हमारी राज्य प्रभारी दीदी के चरणों में और सभी राज्य कार्यकारिणी दीदियों के, सभी जिले तहसील स्तर से राज्य स्तर से जुड़ी हुई सभी बहनों, गांव स्तर से जुड़ी हुई सभी बहनों का मेरा हृदय से प्रणाम है सभी को मेरा। और सभी जो यहाँ योग साधक भाई बहन हमारे जुड़े हुए उन सबको भी मेरा हृदय से प्रणाम है। और आज का सत्र हमारा दिया गया है षटकर्म के ऊपर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। परमपिता परमेश्वर को एक बार ध्यान कर लेते हैं, लंबा गहरा श्वास लेंगे। वैसे तो हमारी आदरणीय दीदी ने ईश्वर से ही स्टार्ट किया है, तो एक बार और 3 बार ओम का उच्चारण कर लेंगे हम। लंबा गहरा श्वास लेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। ओम चलिए सभी आज के षटकर्म के सेशन में सभी का मेरा हृदय से नमन वंदन है। सभी को उपस्थित सभी साधक भाई बहन बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से नई सभी लोग कर रहे हैं और हमारी आदरणीय सभी दीदियां बहुत अच्छे से प्रयास करती हैं। हम तो कभी कभी सेशन देते हैं बट वो लगातार जुड़ी रहती हैं। हमारी आदरणीय विनीता दीदी हैं, श्रीदेवी दीदी हैं, रश्मि दीदी हैं, रजनीरा दीदी हैं, सभी बड़ी दीदियां हैं और उन सब से हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। तो मैं उन सबको फिर से एक बार फिर से सबके चरणों में नमन वंदन करती हूँ सभी को। और इसी के साथ में अपना इस सेशन स्टार्ट करते हैं। षटकर्म, षटकर्म के ना छोटी सी चीज से हम समझ सकते हैं। षटकर्म यानी 6 तरह की क्रियाएं। षट यानी 6, कर्म यानी कार्य, यानी 6 प्रकार के ऐसे कार्य जो शरीर शुद्धि के लिए किए जाते हैं, वे हमारे षटकर्म कहलाते हैं। अब ये षटकर्म कौन कौन से, यानी 6 प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं। षटकर्म का सर्वप्रथम वर्णन घेरण संहिता में महर्षि घेरण ने किया है। महर्षि घेरण ने घेरण संहिता में षटकर्म का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। अब ये कितने प्रकार के हैं इनका नाम सभी लिख लेंगे। 6 का एक सीरीज वाइज है ये। तो फर्स्ट हमारी आती है धोती, धोती, उसके बाद बस्ती,
फिर नेति, नौली, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये 6 हमारे कर्म है। धोती, वस्ती, नेति, नौली, धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। घेरण संहिता में ये 6 प्रकार के कर्मों का वर्णन है। धोती, वस्ती, धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। और हठ प्रदीपिका में यानी 2 हमारे ग्रंथ हैं, एक है स्वात्मा राम जी द्वारा रचित हठ प्रदीपिका, दूसरा है हमारा घेरण संहिता जो महर्षि घेरण ने लिखा है। तो जो स्वात्मा राम जी की हठ प्रदीपिका में है उसमें भी 6 जो षट कर्मों का वर्णन है, उसका क्रम बस थोड़ा सा अलग है, आप उसको भी लिख लीजिएगा नीचे हठ प्रदीपिका के अनुसार। एक ऊपर हमने लिख लिया घेरण संहिता अनुसार, नीचे लिख लेंगे हठ प्रदीपिका के अनुसार। और हठ प्रदीपिका के अनुसार कौन कौन सी हैं? धोती, वस्ती, नेति, धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। सिर्फ त्राटक और नौली का क्रम चेंज हुआ है उसमें। त्राटक, नौली और कपालभाति, धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये हमारी हठ प्रदीपिका में वर्णित 6 प्रकार के कर्मों का वर्णन है। अब जो हमारी हठ प्रदीपिका में घेरण, महर्षि घेरण कहते हैं कि योग साधना से जुड़े हुए सभी लोगों को, जो भी योग साधक होते हैं उनको षट कर्म करना आवश्यक होता है। उन्होंने षट कर्म की अनिवार्यता बताई है। वहीं जो हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने उन्हीं लोगों को षट कर्म के बारे में बताया जो बहुत ज्यादा हेल्दी है और जिनको कफ की प्रॉब्लम है, यानी जो कफ जिनको बहुत ज्यादा बनता है और जो मोटे हैं, सिर्फ उनको उन्होंने बताया। वही षट कर्म के लिए उपयुक्त माने गए हैं। हठ प्रदीपिका अनुसार, घेरण संहिता अनुसार उन्होंने सभी को बोला है महर्षि घेरण ने कि षट कर्म योग करने वाले सभी साधकों के लिए आवश्यक होता है। आ जाइए अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अब ये प्रकार जो हमने बताए हैं, धोती फर्स्ट हमारा आ जाता है। धोती, धोती जो है वो कितने प्रकार की है? घेरण संहिता में यह धोती की कर्म जो है वो लिखते जाएंगे। 4 प्रकार की है, 4 प्रकार की धोती है, 4 प्रकार की धोती है। और हठ प्रदीपिका में सिर्फ 2 प्रकार की धोती बताई गई है। हठ प्रदीपिका में 2 प्रकार की धोती है, वस्त्र धोती और दंड धोती, 2 ही है। और घेरण संहिता के अनुसार आज हम वर्णन करेंगे सभी का। तो घेरण संहिता अनुसार यह 4 प्रकार की धोती है। प्रथम है हमारी बातसार, सेकंड बारीसार, थर्ड बहिप्सार और फोर्थ है बहिष्कृत। बातसार, बारीसार, बहिप्सार और बहिष्कृत, 4 प्रकार की धोती का घेरण संहिता में वर्णन है धोती में। अब जो प्रथम धोती है हमारी, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। फोर्थ नंबर, चौथे नंबर पर धोती है, इसके टाइप्स हैं धोती के। बातसार, बारीसार, बातसार, बारीसार, बहिप्सार और बहिष्कृत, 4 प्रकार की धोती है। चार प्रकार की धोती है। और ये धोती किस के क्षेत्र में आती है? ये चारों प्रकार किस धोती के अंतर्गत आते हैं? अंतः धोती के अंतर्गत ये आते हैं। अंतः धोती के अंतर्गत, यानी धोती के भी 4 प्रकार ये टाइप्स हैं, ये अंतः धोती के अंतर्गत आती है। फिर नेक्स्ट धोती आती है हमारी दंत धोती। नेक्स्ट है हमारी दंत धोती। ये जो 4 टाइप बताए वो अंतः धोती के अंतर्गत है। फिर दंत धोती है, दंत धोती भी 5 प्रकार की है। थर्ड हमारी आती है हर्द धोती। हर्द धोती हमारी 3 तरह से है। और लास्ट हमारी फोर्थ है धोती मूल शोधन। एक लास्ट है हमारी, चौथी हमारी धोती है मूल शोधन। फिर से बता दूं एक बार, लिखते चले फिर मैं समझा दूंगी सबको इसके बारे में। फर्स्ट हमारी अंतः धोती, अंतः धोती में 4 प्रकार बताए हैं। सेकंड है दंत धोती में 5 प्रकार बताए हैं। हर्द धोती में 3 टाइप से बताई है। और लास्ट हमारी है मूल शोधन। चलिए अब हम लिख लेते हैं, आगे चलते हैं।
दंत धोती का टाइप सभी लिख लीजिएगा, फिर धीरे धीरे फिर हम सबको समझाते चले जाएंगे, जिससे समझाना हमें इजी हो जाएगा। दंत धोती लिख लीजिए। फर्स्ट है दंत धोती का दंत मूल। दंत मूल, दंत मूल, जिह्वा मूल, जिह्वा मूल, फिर आता था कर्णरंध्र। कर्णरंध्र यानी कर्णरंध्र में हमारे दोनों कान है, दो कान है तो दोनों कान इसमें काउंटेबल है, इसीलिए 5 प्रकार की होती है, वैसे 4 प्रकार की कहा जाती है अगर हम दोनों कान को काउंटेबल नहीं करें तो, इसीलिए 5 प्रकार की दंत धोती हो जाती है। कर्णरंध्र, कर्णरंध्र कीजिए, और कपाल रंध्र। फोर्थ हमारी है, इसमें है कर्णरंध्र और कपाल रंध्र। अब हर्द धोती के नीचे लिख लीजिए 3 टाइप्स उसके। हर्द धोती के नीचे लिख लीजिए 3 टाइप्स है हमारे, दंड धोती, बमन धोती और वस्त्र धोती। हर्द धोती के नीचे लिख लीजिए दंड, बमन, वस्त्र, तीनों, दंड, बमन, वस्त्र। हर्द धोती के 3 टाइप्स हैं ये। हो गया सबका। चलिए लास्ट हमारी फोर्थ है हमारी मूल शोधन, उसका कोई भी विभाग नहीं है, वो अकेली ही है। तो अब धोती हम कर्म लेते हैं, धोती डालने टॉपिक, और धोती, धोती के आगे हम लिखते चलेंगे। संस्कृत का शब्द है धोती। धोती एक संस्कृत शब्द है, धू यानी धोना, और वो धोना क्या है, धोबन क्या है, यानी आमाशय, प्लीहा और हमारे लिवर की सफाई के लिए। आमाशय, प्लीहा और हमारी जो श्वास की नली है, इसकी सफाई से रिलेटेड है हमारी धोती कर्म। 20 प्रकार के कफ जनित रोगों को खत्म करती है। 20 प्रकार के कफ जनित रोगों के लिए को खत्म करने में यह धोती कर्म सहायक होता है। चलिए लास्ट फर्स्ट आ जाते हैं हम अंत धोती का। फर्स्ट हमारा है बात सार। बात सार से सभी शायद समझ गए होंगे, बात यानी वायु, सार यानी बढ़ाना। तो वायु को हम अपने शरीर में बढ़ा के कैसे सफाई कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लें आप सभी। ठीक है, बात सार यानी वायु का सार, यानी सार तत्व, वायु के सार को सार यानी बढ़ा देना, हमें वायु तत्व से शुद्धि करना। अब हमें कोए की चोंच की तरह अपनी जीभ को बनाएंगे ऐसे करके। हमने वायु अंदर ली, सारी वायु हमने पेट में उसको फिल किया, फिर उसको अपने स्टमक में ऐसे गोल गोल घुमाया वायु को, और उसके बाद एक मुंह से उसको हमने वायु को तुरंत बाहर निकाल दिया। ये हमारी होती है बात सार। ऐसे आई, सारी वायु हमारी बाहर चली गई, डकार के साथ बाहर निकाल देना। ठीक है, फर्स्ट हमने वायु ली, फिर अंदर उसको अनुलोमन किया, पेट में उसको घुमाया, और फिर एक डकार के साथ सारी वायु को एक झटके के साथ हमने क्या किया, मुंह से बाहर निकाल दिया। ये हमारी होती है वात सार धोती। इससे क्या होता है, कफ दोष दूर होते हैं, हमारी अम्ल पित्त में फायदा हो जाती है, एसिडिटी में हमें आराम मिलता है, और पाचन शक्ति हमारी क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, वात सार होती है। और जो हम कौवे की चोंच की तरह अपनी जीभ को बनाते हैं, इसे हम कहते हैं काकी मुद्रा। इसको हम कहते हैं काकी मुद्रा। ऐसे जो हम जीभ बनाते हैं, ये हमारी काकी मुद्रा कहलाती है। सेकंड आ जाती है हमारी बारी सार। बारी सार यानी बारी अर्थात पानी, सार यानी उसका सार बढ़ाना। अब बारी सार से हम है ना संक प्रक्षालन भी हम कह सकते हैं। बारी सार में जल तत्व यानी हमने 1-1.5 लीटर पानी पी लिया, थोड़ा गुनगुना पानी पिया, हमने पानी पिया, हमने बैठ के मलासन में बैठ के उस पानी का अच्छे से सेवन कर लिया हमने। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो उसमें नमक नहीं डालेंगे, वो पानी को गुनगुना करके ऐसे ही पिएंगे, नमक नहीं डालेंगे। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, एक मिनट। चलिए, वारी सार हमने पानी पी लिया, फिर उसके बाद क्या किया, उसमें हम उसमें आसन करेंगे,
5 आसनों को करेंगे। फर्स्ट हमें करेंगे ताड़ासन। कल मैं सारा इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको बताऊंगी, अभी आप लिख लें बस। ताड़ासन करेंगे, फिर कटी चक्रासन करेंगे, फिर तिर्यक भुजंगासन करेंगे, उसके बाद करेंगे हम स्कंदासन। तो ये 4-5 तरह के हम आसन करेंगे। पानी पिया, फिर हमने आसन किए, उसके बाद अपने पेट पे इस तरह गोल गोल हाथ फेरेंगे जिससे वो पानी का पाचन अच्छे से हो। फिर मोशन आता है तो फ्रेश होने जाएंगे, अगर नहीं आता है तो वापस आपको पानी पीना है, फिर से सारे आसन करने हैं और फिर मोशन के लिए जाना है आपको। और ये क्रिया आपको तब तक करनी है जब तक आपके पेट से जो पानी आप ऊपर से पी रहे हो वैसा ही पानी नीचे से आपका निकल नहीं जाता है। ठीक है, जो ऊपर से पिया वैसा ही पानी स्वच्छ जल जब तक आपसा नीचे से निकलना शुरू है तब तक यह क्रिया कराई जाती है। परंतु इसे आप घर में नहीं करेंगे, इसे किसी जो वैद्य हैं उनकी देखरेख में किया जाता है इसको। अगर आपको शंख प्रक्षालन करना है तो एक बार कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हाइपर एसिडिटी हो रही है तो आप पानी पिए, 1-1.5 लीटर पानी पी लें बैठ के। मलासन में बैठ के, मलासन अर्थी जब आप मल का विसर्जन करते हैं उस आसन में जहाँ बैठते हैं वो मलासन कहलाता है। तो उस आसन में बैठे हैं वहां आपको पानी पीना है। पानी पी के फिर आपको जब तक पानी पीते जाना है, धीरे धीरे पानी पीते चलें और फिर आप मोशन करने जाएंगे। तो ये एक बार आप कर सकते हैं, महीने में एक बार आप इस क्रिया को कर सकते हैं। इसका कोई इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है इसका कोई भी। पर जब आप लगातार पानी पी के, जब तक जो प्रॉपर शंख प्रक्षालन की क्रिया होती है वो किसी जो वैद्य होते हैं उनकी देख रेख में ही करेंगे, अपने घर पर प्रॉपर नहीं करेंगे। यानी जब तक जैसा पानी आप ऊपर से पी रहे हैं वैसा नीचे निकले, तो उस क्रिया के लिए आपको एक प्रॉपर वैद्य की जरूरत होती है, घर पर नहीं करेंगे। जब हम शंख प्रक्षालन करते हैं उसके बाद हमारी आंतें थोड़ी कमजोर हो जाती है। मल होता नहीं है, मल क्या होता है हमारे शरीर की मजबूती के लिए जरूरी होता है। तो जब मल का सारा विसर्जन हो जाएगा तो हमारी आंतें कमजोर हो गई, हमारा शरीर भी कमजोर हो जाता है थोड़ा सा। तो उसमें खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी अच्छे से घी डाल के खिलाई जाती है। और उस टाइम पर कोई भी किसी प्रकार का वर्क नहीं कराया जाता, आप कोई भी शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, प्रॉपर अपने शरीर को उस टाइम पर आपको रेस्ट देना होता है। तो ये क्रिया होती है शंख प्रक्षालन की। आगे आ जाते हैं अग्निसार। अग्निसार इसको वहिपसार भी कहते हैं। वहिपसार क्रिया आ जाती है थर्ड हमारी अंतर्धोती की, थर्ड हमारा है वहिपसार। इसको अग्निसार क्रिया भी कहते हैं। कपालभाति करते हैं जब हम प्राणायाम में, तो हमारे कपालभाति के बाद अग्निसार क्रिया कराई जाती है। भ्राय प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया कराई जाती है। तो जो अग्निसार क्रिया कराई जाती है वही है वहिपसार हमारी क्रिया है। यानी आपको वायु को प्रेशर के साथ बाहर निकालना है, आपकी वायु स्वतः अंदर आती चली जाएगी। इससे क्या होता है, आपकी जठराग्नि यानी आपकी जो भूख की क्षमता है वो बढ़ती है। आपने जब अपने इंटेस्टाइन के, अपने शरीर के आंतरिक स्टमक के सारे अंगों को अच्छे से मसाज कर लिया तो सबको अच्छे से एक्टिव कर दिया आपने, वहां ब्लड का फ्लो बढ़ा, जो भी गंदगी है वहां से हटी, तो उससे क्या होगा, आपकी भूख स्वतः ही बढ़ने लग जाएगी। अब आगे चलते हैं बहिष्कृत क्रिया। बहिष्कृत क्रिया क्या है? बहिष्कृत यानी बाहर निकाल देना। अब बाहर निकालना क्या इसको कहते हैं, इसे महाधोती भी कहा जाता है। बहिष्कृत क्रिया को महाधोती भी कहा जाता है, यानी अवशिष्ट वायु को गुदा मार्ग से बाहर निकाल देना। जैसे एक तरह से आप समझे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में हम क्या कहते हैं, पवन जो हमारे पेट में अननेसेसरी भरी होती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये बहिष्कृत क्रिया का ही एक रूप होता है। बट उसमें ये होता है, हमने वायु अंदर ली, चौच काकी मुद्रा बना के वायु हमने अंदर ली, पेट में उसको घुमाया, रखा, थोड़ी देर हमने उसमें पवन मुक्तासन की क्रियाएं की। अगर हमारी वायु इजीली निकल रही है तो बहुत अच्छा है, वरना फिर से आप वायु लें, फिर से पवन मुक्तासन की क्रिया करेंगे, आसन का अभ्यास करेंगे, फिर से वायु को निकालने का प्रयास करेंगे, या मलासन में बैठ के वायु को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से गुदा मार्ग से जो वायु बाहर निकलती है वह बहिष्कृत क्रिया कहलाती है। ये हमारी अंतर्धोती के चारों पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए। अगर यहाँ किसी को थोड़ी सी भी दिक्कत हो पूछ ले, तो हम नेक्स्ट धोती के ऊपर चलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चले तो आगे बढ़ते हैं। आप जी नहीं, बहुत क्लियर समझा रही हैं आप। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं दंत धोती पर। अब फर्स्ट हमारी दंत धोती, दंत से दंत धोती, धोती यानी धोवन, दांत, दंत यानी दांत,
सिंपल है, आप शब्दों से भी हम उससे समझ सकते हैं। दंत धोती यानी दांतों की सफाई। अब दांतों की सफाई में क्या क्या चीज शामिल है? हमारे दांत हैं, दांतों के ऊपर हमारे मसूड़े हैं यानी दांतों का मूल, दंत मूल, दंत मूल है हमारे। फिर हमारी जीभ है और जीभ जीभ का पीछे हमारी जीवा मूल हो गई। फिर हमारा आ जाता है कपाल रंध्र, ठीक है, ये कपाल रंध्र। तो ये इस तरह से हमारी ये सारी क्रियाएं हैं। अब इनको समझने की समझेंगे हम थोड़ा सा। हमारे कान, दंत मूल, दंत मूल यानी दांतों की जड़ जो है उसकी सफाई करना। हम घर में मंजन बनाते हैं, हम ब्रश से करते हैं मोस्टली। आजकल हम ब्रश से ही अपने दांतों की सफाई करते हैं। तो हमें ब्रश से ना करके हफ्ते में कोशिश करें 1 या 2 दिन, या आप सुबह ब्रश कर रहे हैं तो शाम को पाउडर वाला जो होता है पाउडर, आजकल बाजार में बहुत अच्छे से है। हमारे स्वामी जी का भी दंत दंत कांति करके मंजन आता है, उसको भी आप ले सकते हैं। उसको आप हाथ में लें, अपनी मिडिल फिंगर से अपने दांतों की अच्छे से सफाई करें। यानी दांत को नहीं घिसना है, अपने दांतों के ऊपर हमारे जड़ों की मसाज करनी है हमें, है ना, मसूड़ों की मसाज करनी है। और एक जो घर में हम लोग बनाते हैं मंजन, नॉर्मल मंजन होता है, सभी पुराने टाइम से बनाते आते हैं। एक हम सेंधा नमक लेते हैं, सेंधे नमक में हम सरसों का तेल डालते हैं और उसमें हल्दी डाल के रख लेते हैं। सेंधा नमक, सरसों का तेल और हल्दी डाल के हम एक मंजन घर में बना लेते हैं। और कई बार जब हमें दांतों में दर्द होता है या मसूड़ा कहीं फूल रहा होता है तो हम उस मंजन से अपने मसूड़ों की मसाज करते हैं, ठीक है। तो वो मंजन बेस्ट होता है, वो बना के आप रख लें। अगर आप बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, दांत पीलापन है, तो आप उसमें फिटकरी का फूला भी मिला सकते हैं। यानी फिटकरी आपने तवे पर फुला ली और उसको पीस के और उसके अंदर भर के रख सकते हैं। ऐसा एक छोटा सा मंजन, छोटी सी शीशी में थोड़ा सा मंजन आप बना के रख लें। और जब भी आप नहाने जा रहे हो, कोशिश करें थोड़ी देर बस आपको ऐसे लगा के रख लिया, अच्छे से रगड़ लिया, और जब आप नहा लिया उसके बाद आपने कुल्ला कर लिया, तो आपकी दांतों की सफाई भी हो गई और आपके दांतों की मालिश भी हो गई, यानी आपके मसूड़ों की मालिश भी हो गई। ये हो गई हमारी दंत मूल धोती। अब आगे चलते हैं, हम आते हैं जिव्या मूल पर। जिव्या मूल पर आते हैं हम। जिव्या मूल यानी हमारे आ जाती है जीभ की सफाई हम कैसे करें। प्लास्टिक या स्टील की जीभ भी बाजार में बहुत आती है, जीबी आती है मार्केट में। तो आप कोशिश करें वो या तो आप चांदी की लें या तांबे की लें, किसी भी धातु से रिलेटेड होनी चाहिए। प्लास्टिक की ना लें, लकड़ी की भी ले सकते हैं आप, ठीक है। नीम की दातुन भी होती है, जो हम नीम की दातुन आती है उसको आगे से ना अपने दांतों से करके ब्रश बना लेते हैं, ब्रश बना लेते हैं। फिर हम उसको है ना उसी से ऐसे टंग की अपनी टंग को क्लीन कर लिया करो, तो वो भी एक तरह ब्रश का काम करेगी आपके लिए, टंग क्लीनर का ही काम करेगी आपको। तो आप उससे भी अपनी जीभ को साफ कर सकते हैं। तो ये हमारी जीभ या मूल की सफाई हो गई। या आपने अपनी 2 उंगलियां डाली मिडिल फिंगर्स और अंदर ऐसे करके, कई बार हम पेस्ट करके सफाई करते हैं ना ऐसे करके, तो इस तरह से सफाई करनी है। ब्रश के पीछे जो बने होते हैं ना दांते, उससे सफाई नहीं करनी है। कई बार ब्रश के पीछे खांचे बने होते हैं, हम लोग ब्रश करते हैं और पीछे से ऐसे ना जीभ साफ कर लेते हैं उससे। तो क्या होता है, करते करते उसमें क्या हमारी गंदगी जम जाती है, हम साफ तो प्रॉपर हमारी ब्रश होती नहीं है, तो गंदगी जम जाती है। हम वापस करते हैं तो वापस हमने ना गंदगी अपने पेट में ले ली। तो कोशिश करें आपकी फिंगर सबसे क्लीन होती है, या तो आप अपनी उंगली से करें या आपके पास जीवी हो, जीवी को अच्छे से साफ करें और फिर उससे आप अपनी टंग को क्लीन करें। तो ये हमारी हो गई जिह्वा मूल की सफाई। अब आज आगे आ जाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हमारी कर्णरंध्र, हमारे दोनों कान। अब दोनों कानों में क्या करना है, हमारी मिडिल फिंगर में अच्छे से कोई भी हम ऑयल लगा लें, सरसों का तेल ले लें, गोले का तेल ले लें, जो भी तेल आपके लिए सफिशिएंट है वो तेल लें, डिप करें और ऐसे अपने कान के अंदर गोल गोल आपको घुमाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। फिर पूरा अच्छे से यहाँ मसाज करें, ये पूरा अच्छे से मसाज करना है, अपने कानों की पूरी मसाज कर देनी है आपको, ठीक है। तो ये हमारे हो गई कर्ण रंध्र की सफाई, कर्ण रंध्र की सफाई हो गई दोनों कानों में। आज अब नेक्स्ट आ जाती है हमारी, फोर्थ आ जाती है कपाल रंध्र। कपाल यानी रंध्र यानी कपाल, कपाल क्रिया। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सभी शायद सभी इस चीज से नोन होंगे कि कपाल यहाँ अन्य हमारी यहाँ पर एक फोड़ के वहां घी डाला जाता है, बहुत सारा बहुत सारा यहाँ सिर की हड्डी को फोड़ के उसमें घी डाला जाता है, तो वो कपाल क्रिया कहलाती है। तो कपाल रंध्र जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखते होंगे वो उसका ये वाला हिस्सा ही ना सबसे सॉफ्ट होता है, और उसमें ना इस तरह से आपको सांसें फील होंगी,
यहाँ फील होती है, छोटा बच्चा होता है उसकी बिल्कुल स्किन उतनी नहीं सॉफ्ट होती है, यहाँ पर उसके ना ऐसे करके पल्पिटेशन आपको फील होती है, सांस ले रहा है छोड़ रहा है, इस तरह से पल्पिटेशन हमें फील होती है। तो बस वही सफाई करनी है, क्योंकि बच्चे के तो गंदगी जमा होती है, तो जो माताएं हम लोग होते हैं, हमारी बड़ी बुजुर्ग जो हमारी सासें होती है, वो बताती कि भाई ऐसे कंघी करो, गीला गीला सिर है बच्चे के, कंघी से साफ करो, जिससे बच्चा आपका की ग्रोथ अच्छी होगी बच्चे की। यही कहा जाता है कि जो पेट की गंदगी है उसको हटाना जरूरी होता है। वो हटाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि यहाँ से हमारे माइंड का डेवलपमेंट है। अगर यहाँ से हमारा माइंड का डेवलपमेंट रुकता है तो हमारी ग्रोथ पर असर आता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति पर असर आता है। इसलिए वो लोग हमें समझाते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू डू योर क्लीन योर हेड, बच्चे का हेड को अच्छे से क्लीन करो। मालिश भी करते हैं तो हम यहाँ पे टैपिंग करते हैं, तेल लगा के टैपिंग यहाँ करते हैं हम। तो वो हमें इसीलिए करा जाता है क्योंकि हमें यहाँ इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने सिर को हेड को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब करना क्या है आपको, ऐसे अंजुली में वाटर लिया हमने, पानी लिया अपने यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ डाला और हल्के हाथ से ऐसे टैपिंग की, टैपिंग की, अच्छे से टैपिंग करें। आप ऑयल से भी कर सकते हैं, इस तरह टैपिंग करें। तो ये हो गई हमारी कपाल रंध्र की सफाई। उसके बाद कंघी कर लें, अच्छे से कॉम कर लें। तो ये हमारी कपाल रंध्र की सफाई होगी। इससे हमने अपने मस्तिष्क को एक तरह से कहिए न्यूट्रिशन दे दिया, न्यूट्रिशन दे दिया। कहते हैं ना प्रोटीन खाओ तो शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है, तो ये हमारे मस्तिष्क का न्यूट्रिशन है। तो ये हमने अपने मस्तिष्क को दिया, हमारा शरीर हेल्दी हो, यानी मस्तिष्क हमारा ठीक हुआ तो हम स्वतः ही अच्छे हो जाएंगे। चलिए आज हमारी ये चारों भी दंत धोती की पांचों क्रियाएं मैंने बता दी। अगर यहाँ कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ ले, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हर्द धोती पर आ जाते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर है तो लिख लीजिए, लास्ट में हम लोग इसको सॉर्ट आउट करते चलेंगे, आगे चलते हैं। हृदय धोती पे आ जाते हैं। हर्द धोती घिरण संहिता अनुसार 3 प्रकार की मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट बताई थी दंड धोती, सेकंड बताई थी मैंने बमन धोती, और थर्ड बताई थी वस्त्र धोती। अब दंड धोती में क्या होता है, दंड तो इस तरह से रबड़ धोती से हम कह सकते हैं, ये इस तरह से होता है। ये एक साइड से इसमें ओपनिंग होती है, एक साइड ओपनिंग होती है और एक साइड ये बंद होती है नली, ठीक है। इसमें एक होल होता है मिडिल में, ये होल होता है। 1 से 1.5 लीटर पानी हमको पीना है, गुनगुना पानी पीना है बैठ के आराम से। फिर धीरे से इस नली को हमने अंदर डालेंगे, मुंह के अंदर डालेंगे, बंद वाले सिरे से अंदर डालेंगे। तो ये जो होल होता है, होल होता है, जब ये पूरी जब अंदर चली जाती है, इतनी सी बाहर रह जाती है, क्योंकि इसकी नाप उसी तरह बनाई जाती है। 12 सेंटीमीटर के समथिंग होती है शायद, ये इस पर लिखा होता है 12 की समथिंग होती है ये। तो इसमें लिखी होती है इतनी आती है जितनी हमारे स्टमक तक यानी आमाशय तक ये जा सके, उससे बड़ी नहीं होती है। तो जब हम इसको पानी पी लिया, इसको डालते हैं तो एक हमें डकार टाइप से आती है, समझे उल्टी जैसी आती है, और उसके बाद इस होल से वो वाटर अंदर जाता है, और यहाँ से जैसे एक नल चला दिया उस तरह जितना हमने पानी पिया वो सारा इस यहाँ से बाहर निकल आता है। तो हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी होती है, यानी आमाशय में जितना भी अम्ल भरा हुआ है, अननेसेसरी अनडाइजेस्ट फूड है, या हमारा अम्ल पित्त यानी एसिडिटीज के वजह से वो पीलापन लिया हुआ पानी कई बार निकलता है, वो सारा इसके साथ बाहर चला जाता है। फिर धीरे से आप इस नली को बाहर निकालें। इसके साथ कई बार श्लेष्मा लगा हुआ आ जाता है, तो उसको अच्छे से साफ करके और धो के आप इसको रख दीजिएगा। तो ये हमारी हो गई दंड धोती, ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब हम वस्त्र धोती। अब वस्त्र धोती के लिए इस तरह का एक वस्त्र होता है, ये वस्त्र होता है 4 अंगुल चौड़ा होता है, 4 अंगुल चौड़ा होता है ये, और 15 हाथ लंबा, 15 हाथ यानी एक हाथ यहाँ से और यहाँ तक, इतना अगर नापेंगे 15 हाथ लंबा होता है। इसका वो लिख लिए, मतलब इसका नाप लिख लीजिएगा, 4 अंगुल 15 हाथ यानी 20 से 22 फीट लंबा होता है ये। या फिर इसको कह सकते हैं हम 3 मीटर के समथिंग लंबाई होती है इसकी। 10 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया और 3 मीटर लंबा हो गया ये वस्त्र होता है। अब इसको क्या करते हैं, इसका भी एक प्रोसेस है, इसको अच्छे से वॉश करके रखा जाता है, यानी आपने इसको स्टरलाइज करना होता है। पहले तो गुनगुने खौलते पानी में इसको आपने स्टरलाइज किया,
उसके बाद उसमें से निकाला, एक स्टील के कटोरे में थोड़ा वो पानी गर्म भर के रखना है और उसके अंदर इस वस्त्र को ऐसे डुबो के रख देना है आपको। जब हम वस्त्र धोती करते हैं उसी से थोड़ी देर पहले आपको ये सारी क्रिया करनी है। उसके बाद इसको इस तरह किनारा पकड़ते हैं और इसको धीरे धीरे अपने मुंह में डालते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं मुंह के अंदर। जब पूरा ये वस्त्र हम पूरा पेट में जा चुका होता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हम जब पूरा वस्त्र ले लेते हैं तो धीरे धीरे इसको फिर निकालना शुरू करते हैं। एकदम से खींच के नहीं निकालते, धीरे धीरे निकालना शुरू करते हैं। तो इसी वस्त्र के साथ हमारा जो कफ होता है, भरा हुआ कफ है, या जो भी इनडाइजेस्ट फूड होता है हमारा पेट आमाशय के अंदर या मेरी श्वास नली में कफ जमा हुआ है, वो सब इस वस्त्र के साथ निकल के बाहर आ जाता है। इस तरह ये हमारी वस्त्र धोती हुई यानी हृदय क्षेत्र की सफाई से रिलेटेड है सारा। और जब सफाई हो जाती है तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, अच्छे से फील करते हैं, हमारी पाचन क्रियाएं स्ट्रांग हो जाती हैं। तो ये हमारी हो गई वस्त्र धोती। नेक्स्ट आ जाती है बमन धोती। बमन धोती में भी हमको पानी पीना है। 1 से 1.5 गिलास हमने बैठ के पानी पिया, आराम से गुनगुना पानी पिया, हल्का सा सॉल्ट डाल के रखेंगे, हाई बीपी वाले सॉल्ट नहीं डालेंगे उसमें। उसके बाद पानी पिया, अपनी 2 फिंगर्स आपने ऐसे अंदर डाली, 2 मिडल फिंगर्स आपने अपनी जीभ को आगे ऐसे करके किया और 2 फिंगर आपने अंदर डाली और एक वोमिट आपको आनी शुरू हो जाएगी नॉर्मली। उस वोमिट के साथ सारा आपका अनडाइजेस्ट फूड जो होता है वो बाहर निकल के आ जाएगा। कई बार पीला पीला पानी भी निकलता है, तो वो पानी भी निकल जाएगा आपका। तो जो भी अम्ल आपके पेट में बना अननेसेसरी है और जो भी आपने रात का खाना खाया है और वो मतलब पेट में भरा भारीपन रह रहा है आपको पेट में, तो वो सब आपका ठीक हो जाएगा इससे। ये बमन क्रिया कहलाती है। यानी जब पानी पिया उसके बाद थोड़ा सा आपको टिल्ट होना होता है, नीचे झुकना होता है थोड़ा, जैसे हम वॉश बेसिन पर झुकते हैं ना, उस वक्त अपने पेट पे थोड़ा प्रेशर रखना होता है। हाथ रखें, पेट पे थोड़ा प्रेशर रखें और जब हम इस तरह करेंगे तो नॉर्मली हमें वोमिट आना शुरू हो जाएगी और हमारा जो भी वो हमारे पेट में जो भी गंदगी है आमाशय के अंदर वो सारी, यानी आमाशय का हमें सफाई कर देनी है प्रॉपरली। तो जब हमारा आमाशय क्लीन हो जाएगा तो हम उसकी क्रियाएं अच्छे से हो जाएंगी, जूसेस अच्छे से निकलेंगे, सारी उसकी क्रियाएं अच्छे से होंगी और हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई हृदय धोती। यानी अब हो गई हमारी अंतः धोती, दंतमूल हो गई और हृदय धोती हो गई। ठीक है, 3 धोतियां हमारी फिनिश हो गई। अगर यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार अलग एक कागज पे लिख ले, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट हमारी है मूल शोधन। मूल शोधन के लिए क्या होता है, मूल यानी जड़, मूल से आप समझ सकते हैं मूल यानी जड़। तो जड़ क्या है, हमारे शरीर की जड़ कौन सी है, यानी हमारी शरीर का जड़ है हमारे एनस पार्ट नीचे का। एनस पार्ट की सफाई कैसे करनी है, अब आपको क्या करना है, अपनी फर्स्ट फिंगर या मिडिल फिंगर को अच्छे से ऑयल में डिप कर लेना है। ऑयल में डिप कर लेना है, या तो आप उंगली से करें इस क्रिया को, अगर उंगली से नहीं कर सकते वैसे तो हल्दी की जड़ से किया जाता है। हल्दी की जड़ आजकल उतनी अवेलेबल नहीं है तो हम उसको हल्दी की गांठ से भी कर सकते हैं, यानी हरी हल्दी को ऊपर से छिलका छील के सफाई कर लें और उसको आप अपनी एनस पार्ट पर अंदर की ओर इस तरह लगा के रखेंगे, थोड़ी देर के लिए गोल गोल घुमाएंगे एनस पार्ट के अंदर। ठीक है, एनएस पार्ट के अंदर गोल गोल घुमाएंगे। और हल्दी क्या होती है, एंटीबायोटिक का काम करती है। तो एंटीबायोटिक का काम करती है तो स्वतः ही वो कई बार उस चीज के जो वहाँ जो भी इन्फ्लेमेशन होता है, जो भी परेशानी है, हमारी एनएस क्या करती है, जो भी हमारा इनडाइजेस्ट फूड होता है उसको क्या करती है, उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती है। डाइजेशन का काम कुछ नहीं करती, सिर्फ हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्बेशन का काम करती है, यानी जो भी न्यूट्रिशन उस फूड में है उसको एब्जॉर्ब करती है। यानी वो इस तरह से संकुचन और इस तरह का स्ट्रेचिंग और फिर फैलती है, सिकुड़ती है, ये कार्य करती है। जब वो सिकुड़ती है तो कोई भी चीज यहाँ पर है तो उसमें से जूसेस वो क्या करती है, सक कर लेती है। तो वो सक कर लेती है, जब फैलेगी तो वो जूसेस चले जाएंगे, फिर वापस आएगी, फिर ऐसे करके। तो हल्दी के जो एंटीसेप्टिक गुण होते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उससे वहां जो भी परेशानी है वो ठीक हो जाती है। सेकंड है, अपनी फिंगर में हमने ऑयल लगाया, 2 सेंटीमीटर तक उंगली हमें अंदर अपनी डालनी है। नाखून कटे होने चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हमारी फिंगर क्लीन होनी चाहिए प्रॉपरली। अच्छे से एनस पार्ट में डालो तेल लगा के और पूरे अच्छे से इस तरह 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको अपनी एनस पार्ट पर अपनी फिंगर को घुमाना है।
ठीक है, अगर तेल कम लग रहा है तो दोबारा भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आपको घुमाना है अच्छे से। फिर जब आपको अभ्यास हो जाए तो उस तरह से आप अपनी एनस की जो वॉल्स होती है उस पर भी आप प्रेशर इस तरह से दे सकते हैं, अप डाउन, इधर चारों तरफ आप प्रेशर भी दे सकते हैं, जिसकी उसकी क्रियाएं और अच्छे से हो जाए। तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे जब वहाँ उस क्षेत्र पर चिकनाई होगी, जो हमारी कब्ज की प्रॉब्लम है। कई बार हम स्टूल पास करने में हमें जलन जैसी फील होती है या कुछ चुभन जैसी फील होती है, तो वो चुभन होती है या जलन होती है या पाइल्स फिस्टुला जो भी प्रॉब्लम होती है हमारी, वो इससे हमारी ठीक हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। मूल शोधन ये हमारी धोती के चारों प्रकार मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है पूछो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी सेकंड आ जाती है धोती का वस्तीकरण। ओम दीदी, ये हाँ जी, बताओ कि जैसे आप ये क्रियाएं बता रहे हैं, ये हफ्ते में कितनी बार करनी चाहिए? आप अभी ये मैं ना ये क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में ले लेते हैं, आप लिखते चलिएगा क्योंकि फिर बताने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप इन सबको लिख लीजिए कॉपी पे। अभी लास्ट में पहले हम सेशन फिनिश कर लें, फिर आफ्टर दैट हम सारे क्वेश्चनों के आंसर लिख लेंगे। कॉपी पे लिखते चलिए आपको जो जो पूछना है। अब बस्तीकरण पर आ जाते हैं। बस्ती से सिंपल है, अभी हमने धोती किया। धोती से मतलब था हमने ऊपरी पार्ट की सफाई करी। धोती मीन्स हमने जो ऊपर का हमारा पार्ट है उसकी हमने सफाई करी। अब बस्ती हमने क्या किया, हृदय से नीचे वाला पार्ट जो हमारा, ठीक है, स्टमक की सफाई, यानी नाभि से अब नीचे वाली सफाई के लिए हमें करना है। नाभि से ऊपर की सफाई हमने कर ली, अब नाभि से नीचे वाली सफाई हमें कैसे करनी है, यानी उदान वायु की कर ली, अब अपान वायु की सफाई करनी है अब हमें। तो अपान वायु के लिए क्या करना है, फर्स्ट हमारी बस्ती क्रिया है। ये दो प्रकार की है बस्ती, जल बस्ती और स्थल बस्ती। शुष्क बस्ती भी से कहते हैं, जल बस्ती और स्थल या शुष्क बस्ती। जल बस्ती में क्या किया जाता है, एनीमा होता है, पानी भर के एनीमा लिया जाता है, यानी इस तरह एनीमा पॉट होते हैं। मैं कल आपको सारा बता दूंगी, एनीमा पॉट का सारा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगी आपको कैसे करना है। मैं अभी वैसे ही छोटा सा बता रही हूँ। जैसे एनीमा पॉट आएगा, एनीमा पॉट होगा, इसकी नली आती है, इसमें ट्यूब लगी होती है, इसमें आपको पानी भरना होता है। ठीक है, इसमें आपको पानी भरना होता है आधा लीटर से कम, यानी 300, 250, 300 ml तक पानी, और सबसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 500 ml, इससे ज्यादा पानी हमें नहीं लेना है। ये मेडिसिनल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिसीज के हिसाब से। वैद्य जो होते हैं वो इसमें अकॉर्डिंग टू डिसीज के हिसाब से करते हैं, बट हम नॉर्मल जो ले सकते हैं वो सिंपल वाटर से इसका एनिमा ले सकते हैं। इसमें आपको पानी भरना है, यहाँ नली होती है, नली यहाँ पे नीचे फिक्स होती है, और एक सिरा इसमें फिक्स होता है और एक सिरा हमारी एनस पार्ट में, यहाँ नली आती है वो लगती है, वो एनस पार्ट में फिक्स किया जाता है। ठीक है, इसको कल थोड़ा सा ऊंचाई पे हमें फिक्स करना होता है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर मीटर के ऊपर हमें, सेंटीमीटर 2 से 2.5 मीटर ऊंचाई पर हमें इसे फिक्स करना होता है। उसके बाद पानी को, अब मैं कल सारी क्रिया के बताऊंगी। पानी हमें अपनी एनस में जाने देना होता है, सिंपल फ्रेश वाटर होना चाहिए, जाने देना होता है। थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे पानी को, उसके बाद हम फ्रेश होने चले जाएंगे। तो ये सिंपल एनिमा है, सिंपल एनिमा है, सिंपल वाटर से करना है, इसको कोई भी कर सकता है, फिर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये जल बस्ती कहलाता है, जल से। इसे ऑयल से भी करते हैं, दूध से भी किया जाता है, मेडिसिनल वाटर से भी किया जाता है, यानी इसमें अलग अलग तरह की दवाइयां मिलाकर भी एनिमा दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू डिसीज होता है। इंदु मित्तल जी प्लीज आप क्वेश्चन लिख लें, आपके जो भी क्वेरीज है, आफ्टर दैट सेशन हम सारी क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। चलिए, इसके लाभ क्या हैं। अब जो जल बस्ती हमने की, जल बस्ती जो की जाती है उसके लाभ क्या है। एक तो त्रिदोष शांत होता है, यानी हमारा शरीर क्या है, पंच महाभूतों से बना। पंच महाभूत में क्या है, 3 दोष, वात पित्त कफ। वात पित्त कफ के ही घटने बढ़ने से हमारे शरीर में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए वो त्रिदोष कहलाते हैं। उनका साम्य अवस्था नहीं होती, 4 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात, यानी 4 हमारी वायु, 2 वात पित्त, पित्त हमारा 2 और कफ हमारा 1%। इस तरह से एक रेशो होता है उसको, तो रेशो के अनुसार अगर ये गड़बड़ होता है तो हम बीमार हो जाते हैं। तो इन त्रिदोष के उत्पन्न रोगों नष्ट करने के लिए हम जलबस्ती हमने की, यानी अपान वायु जो हमारी नीचे नाभिक से नीचे के क्षेत्र की सफाई के लिए हमने इस क्रिया को करा, बस्ती क्रिया को।
जल वस्ती के अभ्यास से क्या होता है, सप्त धातु होते हैं हमारे शरीर में, 7 होते हैं, रक्त रस मांस मेद मज्जा अस्थि और शुक्र, ये सारे क्या होते हैं, पुष्ट होते हैं, सातों धातु पुष्ट होते हैं, इससे हमारा शरीर बना हुआ है। और हमारी पांचों इंद्रियां हमारी उससे पुष्ट होती हैं। कर्मेंद्रिय यानी वाणी, हस्त, हाथ, पांव और गुदा, और हमारा जो क्या कहते हैं, जनन अंग होते हैं पुरुष और स्त्रियों दोनों के, वो सभी इससे हमारे पुष्ट होते हैं बस्ती क्रिया से। अब हम आगे आ जाते हैं, हमारी जल वस्ती हमारी यहीं फिनिश होती है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं शुष्क वस्ती। शुष्क वस्ती क्या होती है, सिंपल सी इसके ना नेम से हम समझ सकते हैं, शुष्क यानी सूखा, बस्ती क्रिया यानी नीचे के अंगों की सफाई के लिए शुष्क वस्ती कैसे किया, यानी बिना जल के एनिमा पॉट, एनिमा लेना। अब क्या करना है इसमें, आपको एनस पार्ट को खींचना है, आप बैठे हो, आराम से बैठे हो, आप किसी भी पोज में बैठे हो, एनएस पार्ट को ऊपर होल्ड करो, खींचो फिर रिलीज करो, खींचो फिर छोड़ो, खींचो फिर छोड़ो, ये क्रिया आपको करनी है। इस क्रिया से आपका क्या होना है, इस क्रिया से क्या होना है, कई बार हम महिलाएं होती हैं, अकॉर्डिंग टू एज हमारा जब छींक आती है, खांसी आती है, हमारा यूरिन लीकेज हो जाता है। फर्स्ट तो ये हमारी प्रॉब्लम उससे ठीक होती है। सेकंड, जो हमारी डिलीवरी टाइम में हमारा यूट्रस की जो प्रॉब्लम होती है, यूट्रस हमारा बाहर आ जाता है, तो वो यूट्रस की प्रॉब्लम भी उससे ठीक होती है। साथ में जो कई बार हमारा जो पीछे एनस पार्ट भी ज़्यादा प्रेशर से जब हम स्टूल पास करते हैं, तो एनस पार्ट भी हमारा कई बार थोड़ा सा बाहर आ जाता है। तो ये तीनों चीज़ हमारी मतलब एक दूसरे से इंटरलॉक है। अगर आप इस क्रिया को करेंगे तो ये तीनों ही चीज़ आपकी इससे ठीक होंगी। ठीक है, ये हमारी बस्ती क्रिया हो गई। आज ये दोनों हमारी बस्ती क्रिया मैंने आपको बता दी, जल बस्ती, शुष्क बस्ती। अगर इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप लिख लें एक अलग, फिर हम आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, लिखते चलें, और सारे आपके क्वेश्चन मैं फिर आगे लास्ट में थ्योरी फिनिश करा दूंगी सबको। आ जाते हैं हम थर्ड, आ जाते हैं नेति। नेति पर आ जाते हैं। नेति हमारी होती है इस तरह, नेति पॉट आता है, जल नेति और सूत्र नेति। जल नेति होती है और एक होती है सूत्र नेति। सूत्र इस तरह से होता है, सूत्र इस तरह से होता है, ठीक है, सूत्र इस तरह से होता है, ठीक, जल नेति और सूत्र नेति, जल नेति सूत्र नेति। अब इस नेति पॉट में ये छोटा है, एक इसका बड़ा साइज भी आता है। इसमें हम क्या करेंगे, पानी भरते हैं, गनगुना पानी, नमक डाला हुआ पानी हमने भरा, फिर अपनी कोई भी हमारी जो नाक का जो भी स्वर चल रहा होता है, वहां से हम इसको यहाँ डालना शुरू करते हैं पानी को, और इस तरह थोड़ा सा अपना फेस को हम टिल्ट करके रखते हैं, और दूसरी साइड से हमारा पानी स्वतः ही बाहर निकलना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, जिनको बहुत ज़्यादा साइनस की प्रॉब्लम है, कफ बहुत बनता है, छींकें बहुत आती हैं, तो वो सब इससे क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। कई बार मांस भी जब भर जाता है हमारी नाक के अंदर, तो मांस भरने की परेशानी जो होती है वो भी इससे हमारी ठीक हो जाती है। आंखों की रोशनी में भी ये हमें फायदेमंद होता है। ये तीनों चीजों में हमें फायदा करता है। ठीक है, ये हो गई नेति, जल नेति। अब नेक्स्ट आ जाती है सूत्र नेति। अब ये सूत्र है हमारा, मेरे पास रबड़ नेति शायद मेरे से मिली नहीं है मुझे, इसी तरह की रबड़ नेति और आती है, ये मोटी है, ये तो दंड धोती की है, इसी तरह रबड़ नेति आती है, छोटी पतली होती है, ऐसी ही पतली आती है। कहीं आज शायद मेरे से मिस हो रही है, वो मिल नहीं रही है, तो इस तरह से होती है। इसको हम अंदर डालते हैं, इसमें हमने चिकनाई लगा ली, अच्छे से चिकनाई लगा लेंगे, अच्छे से चिकनाई लगा के फिर धीरे धीरे इसको नाक के अंदर डालना शुरू करते हैं। जब नाक के अंदर पूरी डल जाती है, तो जब नीचे आने लगती है गले में, तो हाथ डाल के दोनों फिंगर्स और अंगूठा डाला और इस तरह से इसको बाहर खींच लेते हैं। बाहर खींच के इस तरह से खींच के अपनी नाक के जो नोस्ट्रिल्स होते हैं ना, उनको हम मसाज करते हैं, जिससे जो हड्डी बढ़ी हुई होती है वो हमारी ठीक हो जाती है। तो ये हो जाती है हमारी सूत्र नीति। सूत्र से करते हैं। ये कितना होता है, 12 इंच लंबा होता है। ये 12 इंच लंबा होता है, 12 इंच लंबा, वैसे ही 12 इंच लंबी ये हमारी दंड धोती होती है।
दोनों ही 12-12 इंच के होते हैं। कफ के दोष शांत हो जाते हैं हमारे इससे। जबड़े और उसके ऊपर के रोग, यानी हमारा जबड़ा और उसके ऊपर के रोग जो भी है हमारे, जैसे सिर में भारीपन रहना है, जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, वो भी इससे हमारी ठीक हो जाती है। क्लियर सभी को? अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी त्राटक। त्राटक क्रिया, फोर्थ हमारा है षटकर्म में त्राटक। लिख लें त्राटक 3 प्रकार का होता है, अधोत्राटक, अधोत्राटक, अंतःत्राटक और बृहत्त्राटक। अधोत्राटक, अंतःत्राटक और क्या है बृहत्त्राटक। 3 तरह से होता है ये हमारा, ठीक है। अब आप एक दीपक ले लें, दीपक को अपने नाक के एकदम सामने 1 मीटर दूरी, यानी आपके हाथ की जितनी दूरी है उतनी दूरी पर आप रख लें। 1 मीटर दूरी पर उस दीपक को रख लें, आपकी नाक की सीध में होना चाहिए प्रॉपर, और उसको आपको लगातार बिना पलक झपकाए देखना है। लगातार बिना पलक झपकाए आपको देखना। त्राटक, टक यानी बिना रुके, बिना थके, लगातार किसी चीज को देखना त्राटक कहलाता है। आपको उसको देखना है, लगातार देखना है, आपकी पलकें नहीं झपकेंगी। त्राटक सूर्य का भी किया जाता है, चंद्रमा का भी किया जाता है, दोनों तरह से किया जाता है। सूर्य का त्राटक करते हैं तो हमारी आई साइड स्ट्रांग होती है, बट वो सुबह मॉर्निंग के टाइम किया जाता है, जब सुबह सुबह सूर्य जब निकल रहे होते हैं, सूर्य भगवान अर्ली इन द मॉर्निंग आप छत पर जाकर सूर्य को लगातार देखें। वो आपकी रोशनी आंखों की बढ़ाएगा, क्योंकि हमें विटामिन डी उनसे मिलती है, तो हमारी आंखें और स्ट्रांग होती हैं उससे, ठीक है। और इस चंद्र का त्राटक करते हैं शीतलता के लिए, आंखों में हमारी शीतलता बनी रहे। और हमने दीपक का त्राटक किया अपनी दृष्टि को बेहतर बनाने के लिए। त्राटक हम कोई भी कर रहे हैं, बट उससे हमारी दृष्टि ही बेहतर की जा रही है। फिर आगे हम इसमें क्या करते हैं, लगातार। अधोत्राटक क्या होता है और अंतःत्राटक क्या होता है? अब हमने आंखें बंद करी, आंखें बंद करी, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आंखें बंद करते हैं और अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। किसी भी एक चीज पर हम या तो आईब्रोज के मिडल में अपनी आंखों, अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, या हमें कहीं कोई पेन है तो हम अपने मन को वहां स्थिर कर लेते हैं। तो जब वहां स्थिर कर लेते हैं वो अंतःत्राटक कहलाता है। अंदर अपने शरीर के अंदर अपने मन को स्थिर कर लेना, लगातार उसी जगह पर, लगातार उस जगह को देखना, तो वो कहलाता है अंतःत्राटक। बृहत्त्राटक, भ्राय आलम्बन के साथ, जैसे हमने सूर्य का किया, चंद्र का किया, दीपक से हम कर रहे हैं। अंगूठे की इससे भी करते हैं, हम अपने हाथ को सीधा करके अपने थंब के नेल को देखते हैं, उससे भी हम त्राटक करते हैं। इस तरह से हम तीनों तरह से त्राटक कर सकते हैं। यह हमारा बृहत्त्राटक कहलाता है। अंतःत्राटक बता दिया, बृहत्त्राटक बता दिया। अब आ जाता है अधोत्राटक। अधोत्राटक क्या होता है? हमें अपनी नाक की टिप पे पूरा फोकस करना है, अपनी आंखों से नाक की टिप को देखना है, दोनों आंखों से अपनी नाक की टिप को देखेंगे। तो उस पोजीशन में हमारी आंखों की स्थिति कैसी होती है? ना आंखें हमारी पूरी खुली होती है, ना हमारी आंखें क्या होती हैं, बंद होती हैं, ठीक है। जैसे भगवानों के चित्रों में होता है, महावीर स्वामी है, महात्मा बुद्ध है, उन सबके चित्र कैसे होते हैं? आंखें ना तो पूरी खुली ना पूरी बंद, झुकी हुई होती है ना, मिडिल में ना तो बंद होती ना खुली होती है, इस तरह झुकी सी पलकें होती है उनकी। तो वो क्या होते हैं? अधोत्राटक, अधोत्राटक की स्थिति में होती है। इस तरह हमारी ये तीनों त्राटक की मैंने आपको क्लियर कर दिया है। थर्ड हमारा हो गया है, फोर्थ भी हो गया हमारा त्राटक। फिफ्थ पे आ जाते हैं हम नौली क्रिया। नौली क्रिया हमारी षटकर्म की नौली क्रिया फिफ्थ हमारा है। नौली 4 तरह से है हमारी, वाम नौली, दक्षिण नौली, भ्रमण और मध्य। वाम, दक्षिण, भ्रमण, मध्य, 4 तरह की नौली है हमारी। नौली क्रिया है पेट की मसल्स को रोटेट करना, या साइड से उनको मसाज देना, या इधर साइड से मसाज देना, या बीच से उसको घुमा के मसाज देना। तो ये हमारी नौली क्रिया कहलाती है, ठीक है। क्लियर है सभी को? इसमें मैं कल आपको बताऊंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वाला है, तो मैं कल आपको बता दूंगी इसे कैसे किया जाता है। फिर आ जाते हैं हम कपालभाति पर। कपालभाति सभी करते हैं। कपालभाति प्राणायाम में हमारा फर्स्ट भस्त्रिका के बाद सेकंड प्राणायाम हमारा कपालभाति ही कराया जाता है, और सबसे श्रेष्ठ प्राणायाम भी बताया जाता है।
जिससे कपाल यानी हमारे मस्तिष्क के ऊपर तेज आ जाए, चमक आ जाए, ऐसा कपालभाति प्राणायाम है। तो इसके 3 टाइप्स हैं। कपालभाति के तीन टाइप्स हैं, बातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। बातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। बातक्रम तो जो हम कर रहे हैं, जो कपालभाति हम नॉर्मल करते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं, है ना, और स्वतः वायु अंदर आ गई तो बातक्रम हो गया। शीतक्रम क्या हो गया, यानी हमने मुंह से लेकर नाक से बाहर निकालना, शीतक्रम हो गया। ये हमें नहीं आता, ये योगी लोगों को आता है, जो मतलब बहुत ज्यादा साधनारत रहते हैं, वो लोग इन सब चीजों कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, मुंह से हमने वायु ली और नाक से बाहर निकाली, तो वो शीतक्रम। और व्युत्क्रम क्या हो गया, यानी नाक से ली और हमने मुंह से बाहर निकाली, जिसमें पानी भी होता है, दूध भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। चलिए, अब ये हमारी कपालभाति, हमारे 6 षटकर्म हमने खत्म कर लिए। अब ये लास्ट है जो हमने त्राटक बताया था, उसमें हम ये भी आई वॉश कप से भी हम अपनी आंखों की सफाई कर सकते हैं। आई वॉश कप्स आते हैं मार्केट में, इस तरह के कप्स होते हैं। इसमें हम त्रिफला का पानी आप रात को भिगो, सुबह छान के उसको इसमें भरो, थोड़ा सा भरना है, और इस तरह अपनी आंखों पर रखो और अपनी आंखों की इससे सफाई कर सकते हैं। तो आज ये त्राटक का सारा षटकर्म का सारा सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। अब यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लीजिए। अभी जिसको कहीं भी कोई ओम सभी बारी बारी से अपने क्वेश्चन पूछेंगे। अगर किसी बहन ने क्वेश्चन पूछा है, दूसरा भी वही पूछना चाह रही है, तो उसका आंसर मिल गया, तो फिर दोबारा वो बहन ना पूछे। ओम दीदी, समय को भी ध्यान रखना है। आपने ये क्रियाएं बताई, हाँ जी बताइए सीमा जी। ये हमें हफ्ते में या कितने दिन बाद करनी चाहिए? कौन सी क्रिया? कोई भी, जैसे आपने वो मीटिंग वाली बताई, ये हफ्ते में नहीं, महीने में करनी है। ओके ओके, यही पूछना था कि कितने दिन बाद करनी चाहिए। हाँ, बस महीने में करना है आपको। चलिए, और किसी का कोई है? जी नहीं। ओम दीदी, सभी के क्लियर है ओम क्वेश्चन? दीदी, ओम 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 दीदी, दीदी, कपालभाति आपने का बताया कपालभाति का तीसरा क्रम हाँ जी, क्या था? कपालभाति का तीसरा क्रम क्या था? कपालभाति का तीसरा है बातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। 3 तरह की थी, बात, व्युत और शीत। ओम दीदी, ओम एक बार बाह्य त्राटक दीदी बता दें। भ्राय त्राटक, भ्राय त्राटक करना है, किसी भी आलम्बन के साथ आप त्राटक करते हैं, ठीक है। जैसे हमने अंगूठा लिया, अंगूठे को आप नाक की सीध में ऐसे करके रखेंगे। अब आपका जो अंगूठे का नाखून है, उस पूरा फोकस करते हैं आप, पूरा फोकस आप अंगूठे के नाखून के ऊपर करें, लगातार देखें उसे जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए, पलक नहीं झपकेगी। तो ये भ्राय आलम्बन के साथ, यानी हमने अंगूठे का सहारा लिया तो भ्राय आलम्बन, हम सूर्य का त्राटक कर रहे हैं, भ्राय आलम्बन। हम चंद्र का त्राटक कर रहे हैं, भ्राय आलम्बन। कितनी देर में आ जाएंगे दीदी आंखों से आंसू? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी देर में आ पाते हैं। किसी को जल्दी आते हैं, किसी को देर से आते हैं। ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक। ठीक, चलिए, और किसी ओम का दीदी, कोई? ओम हाँ जी बताइए अमन जी। दीदी, ये आपने बताया था हाई बीपी में नमक का क्या सिस्टम, कैसे, मतलब क्या इसका नमक का क्या सोल्यूशन है, मतलब जी, आप बताया था ये समझ। जैसे हाँ, पानी में नमक डाल के हाई, आपको यूज करना होता है। नमक डालने ठीक का है, रीजन होता है कि जब हम नमक डाल के कोई चीज लेते हैं तो हमारा शरीर उसको तुरंत एब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि वो लवण वाला चीज है ना। अब फ्रेश वाटर पीते हो तुरंत हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब हम वो हमारा पेट उसको डाइजेस्ट नहीं करता है, तो हम जो भी क्रियाएं करते हैं तो एज इट इज वाटर हमारा बाहर आ जाता है। वमन क्रिया बाहर आ गया, ठीक है। शंख प्रक्षालन किया तो आंतों से घूमते हुए बाहर आ गया, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं हैं, इसीलिए उसमें सॉल्ट डाला जाता है। बट जो लोग हाई बीपी के पेशेंट है वो उसमें आंवले का पानी ले सकते हैं, या कायाकल्प डाल के कोई भी जड़ी बूटी का वाटर यूज में ले सकते हैं ना। उसमें नमक आप ना डालें, तो अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। ठीक है दीदी। ओम दीदी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई भी क्वेरी हो तो ओम और दीदी, पूछ लीजिएगा। ओम जी दीदी, निधि जी, जी निधि जी। लोनी क्रिया के आपने कौन कौन से पार्ट्स बताए थे, टाइप्स? हाँ जी, लोनी क्रिया की नौली, नौली हाँ, क्रिया के नौली। पार्ट्स पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, क्या क्या बताया था आपने? 4 तरह की नौली बताई थी मैंने। जी, भ्राय नौली,
वाम नौली, त्राण- दक्षिण नौली, वाम, दक्षिण, मध्य और भ्रमर। वाम, दक्षिण, मध्य और भ्रमर। थैंक वाम नौली, ठीक है, जी। क्लियर। चलिए, कल मैं आपको ओम सुबह दीदी, इसका सारा डेमोस्ट्रेशन बताऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह कैसे किया जाता है। जी ओम मंजू जी। दीदी, जी मंजू जी। त्राटक त्राटक क्रिया में आपने 4 पॉइंट बताए हैं। तो एक तो अधोत्राटक, अंत्य त्राटक और बाह्य त्राटक। चौथा त्राटक कौन सा है? चौथा नहीं बताया मैंने, 3 ही बताए हैं। 3 ही बताए हैं। हाँ जी, ओके 3 है, ओके, 3 ही थैंक यू। बताए हैं मैंने। और किसी के कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, किसी को समझ नहीं आया हो। और ओम दीदी, बाकी, हाँ जी ललिता जी। हाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये पाबंद होती है ना, ये वाला मैं बहुत कंटिन्यूस कई सालों से कर रही हूँ, मैं करती हूँ ये पहले से ही। तो इसमें ये है, मैं रोज पानी पीती हूँ। तो हाँ शौच के बाद में जब मैं पेस्ट करती हूँ, पेस्ट के बाद में उंगली डालती हूँ तो थोड़ा सा पानी निकलता है, क्योंकि मैं 4 गिलास पानी रोज पीती हूँ हाँ हाँ, नॉर्मल। तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? डेली नहीं करनी है। आप डेली बमन क्रिया नहीं करेंगे, मतलब आपको इससे दिक्कत हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, हम डेली करते हैं तो जब हम बमन करते हैं तो हमारी मसल्स खींचती है, हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट है जो सारा हमारा ऊपर खींच के आता है ना। तो जब आप उस क्रिया को डेली करेंगे, ललिता जी शायद लेफ्ट हो गई हैं, चलिए, आप डेली करेंगे तो आपको वापस वो प्रॉब्लम हो सकती है, यानी हाइपर एसिडिटी हो सकती है, या कहीं कोई मतलब कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम दे सकता है आपको। तो डेली ना करें, आप हफ्ते में कर लें, 15 दिन में एक बार करें या महीने में एक बार करें, कोशिश ये करें। पानी पीना तो जरूरी है, बट वो बमन के लिए हिसाब से नहीं पीना है। ओम पानी दीदी, पीना तो आवश्यक है आपको, बट वो बमन के लिए नहीं है। ठीक है, बमन क्रिया आपको हफ्ते में एक बार करनी है। अगर बहुत ज्यादा आप सीवियर कंडीशन में आ रहे हो, 15 दिन में कर लो। महीने भर में अगर आप ठीक रूटीन में चल रहे हो तो आप 15 दिन या महीने भर में एक मुझे बार क्या कर है, लो। छींक की प्रॉब्लम रहती है, तो गले में कफ रहता है, छींकें हाँ हाँ, आती है मुझे, जी जी। छींकें आती है, सुबह तो आप सो के नेति उठती हूँ। करो ना, नेति करो उसके लिए। नेति भी करती हूँ मैं, हाँ जी, करती हूँ नेति, मैं नेति। नेति करा करो, और उज्जाई, और वो क्या कहते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम है। सारी चीजें करती हूँ मैं। हाँ, तो बस उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, टाइम बढ़ा दो उसका। मतलब टाइम जो आप कम कर रहे हो ना, उसको टाइम को बढ़ा दो, बस इतना करना है आपको। टाइम जो कम दे रहे हो, जैसे 15 मिनट दे रहे हो तो आधा घंटा कर दो उसे। आधा घंटा दे रहे हो तो पौना घंटा कर दो। टाइम उसका बढ़ा दो उसको। ठीक। चलेगा। आगे किसी की कोई प्रॉब्लम है, और भी किसी को कुछ पूछना है तो बता दें। मुझे लगता है सभी की क्वेरीज सॉल्व है। आदरणीय दीदी विनीता जी दी है हमारी दीदी, शायद सभी की क्वेरीज हो चुकी हैं। तो आप प्लीज मंच और माइक संभालें। ओम जी। शांति ओम जी। पाठ करा दीजिए, उसके बाद ओम जी जी, समापन कराएंगे। आप जी अभी शांति मंजू। पाठ बोल रहे थे करा। ना, अदरक, हरी अदरक कौन सी होती है? अदरक नहीं बोला, हरी हल्दी। हरी अच्छा। हल्दी, ओके। हल्दी और यानी बोला था। ताजी हल्दी जो ताजी आती हल्दी है, जिसे कहते हैं। जी धन्यवाद। अदरक जैसी जो ताजी आती है ना, हाँ वो। हाँ, हल्दी आती है। चलिए, ये सभी सूखी अपनी गांठ कमर होती है, ये गर्दन सीधी ताजी कर। होती है। जी दीदी। और किसी का कोई प्रिकॉशन नहीं है, हम शांति पाठ कराएं अब। जी, सभी अपनी कमर गर्दन सीधी करके बैठे, लंबा गहरा श्वास लेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापाः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेवा शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। लंबा गहरा श्वास होल्ड करें, ब्रीथ को अंदर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी के साथ सभी को प्रणाम।
सभी को वंदे मातरम। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी शुभ और मंगल कामना के साथ आज का हम सेशन यही समाप्त करते हैं। सुबह आप सबसे मिलते हैं। षट कर्म का डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल सेशन होगा, तो सभी सुबह इसका जरूर सीखें एक बार। सभी प्रणाम दीदी। मंच और माइक आपको समर्पित है। प्रणाम। बहुत अच्छा सत्र लिया दीप्ति जी ने षट कर्म के बारे में, शरीर की शोधन क्रियाओं के बारे में सब आपको डिटेल से बताया। कल इसका आपको डेमो भी देंगी, तो कल सुबह समय से सभी जुड़ेंगे, क्योंकि करके दिखाएंगे तो थोड़ा सा समय भी लगता है, इसीलिए समय से जुड़ेंगे, क्योंकि समय का भी हमें ध्यान रखना है, समय के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन दीप्ति जी का, बहुत सुंदर सत्र लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का भी, जिन्होंने बहुत धैर्य के साथ सत्र को लिया। अब इस सत्र को